Hello, I wish all of you are staying safe and healthy. And today आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। और आपको जैसे पता है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। हम जान चुके हैं कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक 3 प्रकार के थे। सूचक हमने पढ़ा था, सूचक 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिटमस पेपर का यूज करते हैं, जिसमें हल्दी का यूज करते हैं। अर्थात प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले जो भी सूचक हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। और दूसरा जो सूचक है वो क्या था? प्राकृतिक सूचक के बाद दूसरा था कृत्रिम सूचक, जिसमें कि हम फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज आदि का प्रयोग करके बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तीसरा जो प्रकार है वो है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको। ये सूचक जो है ना, गंध में परिवर्तन आने के कारण ये हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ, दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। तो इसमें हम देखते हैं कि दी गई जो गंध है उसमें जो परिवर्तन है उसके आधार पे हम बताते हैं। तो इसके लिए कुछ जो उदाहरण हैं जो कि गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें हम प्याज को यूज कर सकते हैं। कटी हुई प्याज को हम फ्रीज में रख देंगे और फिर 24 घंटे रखने के बाद अगले दिन उसको हम उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि तनुकृत हैं उनकी हम कुछ बूंदे डाल के उनकी गंध में परिवर्तन को हम नोट करके बता सकते हैं। तो उनकी गंध में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको हम गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हम वेनिला है और लौंग है, वेनिला और जो लौंग है उसका भी हम प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है, क्षार है। तो ऐसे लौंग का तेल है, इसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए ये गंधीय सूचक हैं। तो गंधीय सूचक के उदाहरण हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे? वेनिला है, लौंग है और प्याज है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम गंध में परिवर्तन आने के कारण हम इनको गंधीय सूचक कहते हैं। बच्चों, आज हम फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं पार्ट 2 में। अम्ल क्षारकता लवण पाठ के पार्ट 2 में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस अपरेटस में यहाँ पे हमने एक परखनली ली है। ये परखनली आपको दिख रही है। परखनली में हमने यहाँ पे ये जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखे है और इसके अंदर कुछ ये दानेदार जिंक डाले हुए हैं। दानेदार जिंक डाल दिए और जैसे ही अम्ल डालते हैं इसमें तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बुलबुले बन के गैस के ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट होंगे और यहाँ पे इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे ये तुम देख पा रहे हो कि इसमें से पानी में हमने डुबो दी इस ट्यूब को और इसमें से गैस निकलनी स्टार्ट हो जाती है, बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पानी में साबुन घोल सकते हैं, साबुन का घोल बन जाएगा तो और उसमें झाग बन जाएगा। तो जैसे ही ये बुलबुले आएंगे तो झाग बन के यहाँ पे ऊपर उठते चले जाएंगे। तो ये सेफ तरीका है हाइड्रोजन गैस बनाने का। और इसमें हम जैसे ही जलती हुई तिल्ली लेके आएंगे तो ये इस प्रकार से जलना स्टार्ट कर देता है। फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे जिंक लिया हमने, जिंक Zn है। जिंक में हमने क्या मिलाया? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो
क्या बन गया यहाँ पे, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना रही है। इसी प्रकार से हम किसी अन्य धातु का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया, Mg, मैग्नीशियम में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला H2SO4, तो फिर भी यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं एक लवण बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। सिमिलरली हम दूसरा कोई हम अम्ल ले सकते हैं और धातु भी हम दूसरी ले सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम, हमने धातु ली, सोडियम को हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में हाइड्रोजन। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी जो अम्ल हैं वे अम्ल जो हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या चीज़ बना रहे हैं, एक तो लवण बनाते हैं और दूसरी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो भी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देती है। अर्थात ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो विस्थापन अभिक्रिया में भी हम इन रिएक्शंस को बता सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम मान लो किसी धातु को क्षार के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने जिंक धातु डाल ली तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन। लेकिन बच्चों ये विशेष रूप से तुमने ध्यान रखना है कि जिंक धातु यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोजन को निकाल रही है, लेकिन सभी धातुएं हम क्षार के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। इसलिए सभी के लिए यहाँ पे ये बात हम नहीं कह सकते जैसे कि हम धातुओं के केस में कह रहे थे। तो पुनः हाइड्रोजन ये सभी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है, इसकी क्षार की। अब हम दूसरी रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। अम्ल और क्षार किस प्रकार से धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट। तो इसमें हमें बाइकार्बोनेट में ये आयन होता है HCO3 नेगेटिव, बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं इसको या बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो धातु के कार्बोनेट होंगे तो यहाँ पे इसके आगे हम धातु लगा देंगे। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है तो यहाँ पे हम Na लिख देंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखना है तो CaHCO3 और यहाँ पे 2 कर देंगे यहाँ पे, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो इस प्रकार से हम बाइकार्बोनेट आयन के साथ धातु को लगा देंगे तो वे धात्विक बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। इसी प्रकार से धातु कार्बोनेट है, कोई भी धातु कार्बोनेट हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ पे कार्बोनेट जो आयन है क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव आयन होता है। ये कार्बोनेट आयन क्या है, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस कार्बोनेट आयन के साथ कोई भी धातु लगा देंगे उसके हिसाब से इनके धात्विक कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक प्रखनली ली हमने, प्रखनली के अंदर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया हमने, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट में तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके अंदर हमने डाला है तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl डाल दिया, HCl। तो HCl जो है इसके साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक गैस बनती है जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ इसके अंदर ट्यूब के माध्यम से ऐसे इसमें आती है। तो ये गैस कौन सी होती है, इसकी जांच करने के लिए हम
एक दूसरी प्रकनली लेते हैं, ये प्रकनली ली और इसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले रखे है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे गैस पास हो जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है उसका कलर दूधिया हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है इसका। ठीक है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये जो गैस बाहर निकल रही है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आ रही है। इस प्रकनली में कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके लिए हम रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे सोडियम कार्बोनेट हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो किसका निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार से मान लो हम बाइकार्बोनेट लेते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, इसमें अगेन हमने HCl डाला तो फिर हमें सेम ही प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, मतलब NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक होता है, अपने टेबल साल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं। साथ में यहाँ पे पानी का निर्माण हुआ और जो गैस निकलेगी वो कौन सी, वो सेम ही गैस निकलेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इसके अलावा हम जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, इसकी जगह हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, MgCO3 ले लिया और इसमें हमने H2SO4 दूसरा हमने अम्ल डाला। तो H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं दोनों प्रोडक्ट सेम है। जैसे कि इसमें ये थे H2O H2CO2, इसमें भी H2O और CO2, मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कॉमन चीज़ यहाँ पे निकल रही है। और यहाँ पे ये जो है सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है या सोडियम कार्बोनेट ले लो या कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या एल्युमिनियम कार्बोनेट ले लो, कोई भी कार्बोनेट ले लेंगे तो सेम ही रिएक्शन हमें इसी प्रकार से दिखाना है। मतलब केवल यहाँ पे इसमें चेंज आएगा और बाकी ये दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे। ऐसे हम मान लो बाइकार्बोनेट लें, जैसे कि यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, कौन सा लें, जैसे कैल्शियम ले लें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लें, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे हमने अम्ल ले लिया HCl। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर H2O और प्लस में CO2। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगेन H2O और CO2 सेम प्रोडक्ट, ये तो मतलब निकलेंगे ही। और यहाँ पे नया साल्ट क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड, ये नया साल्ट बनता है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यदि ये संतुलित नहीं है तो इसको आप संतुलित कर लेंगे। आपको संतुलित करना आता है, ये अभी हमने सीधा प्रोडक्ट लिखा है और संतुलित करने के लिए आप देख सकते हैं कि संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 CO2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2HCl कर दें। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर अभिकारक में, और इधर कितने होंगे, 2 ही हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन होगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो उत्पाद में कार्बन कितने हैं, 2 हमने लगा दिए पहले ही। अब ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पे, इधर अभिकारक में 6 ऑक्सीजन है और इधर कितने हैं, 2 और यहाँ पे 4, कितने होंगे, 6। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने एक और रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट की व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था अभी, इसमें यहाँ पे हमने इस ट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जो निकास नली जिसके अंदर परख नली में हमने डाल ली, तो इसमें हमने क्या ले रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जिसको हम चूने का पानी भी कहते हैं। इसके अंदर हमने जो गैस बनी थी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का जो अम्ल के साथ क्रिया होने के बाद वो कौन सी बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाता है। तो ये एक सफ़ेद सा दूधिया कलर का होता है, इसलिए जो पानी है चूने का पानी वो दूधिया हो जाता है। तो दूधिया होना क्या इंडिकेट करता है कि जो गैस इसके अंदर आ रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान करने के लिए हम हमेशा चूने का पानी का प्रयोग करते हैं। चूने के पानी में कभी भी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो हमेशा उसका कलर दूधिया हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, इसके अंदर पानी है और इसमें से हम और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट किस्म होता है चूने के पत्थर में, खड़िया चौक जो अपने ब्लैक बोर्ड पर हम यूज़ करते हैं, या संगमरमर का जो पत्थर आपने देखा है मार्बल जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो इस कॉमन हम अभिक्रिया जो अभी हमने स्टडी करी, सभी के लिए हम कोई भी धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो उस धातु के कार्बोनेट या उस धातु की क्लोराइड है या सल्फेट है या जो भी है वो एक लवण बनता है। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया अभी हमने देखी। तो ये क्या है, इसका एक रासायनिक गुणधर्म है, किसका, अम्ल का। अब हम अगले रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल और क्षार ये आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और क्षार, अम्ल की क्रिया हम क्षार के साथ कराएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हमेशा उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। अम्ल और क्षार की जब भी क्रिया करवाते हैं उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे अभिक्रिया के द्वारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उनमें रिएक्शन हुआ तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और पानी का निर्माण होता है। तो ये जो घोल प्राप्त होता है ये उदासीन होता है, अर्थात ये ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, अर्थात इसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कोई इसकी ज़रूरी नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl लें, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया MgOH2। ठीक है, और इसके अंदर हमने HCl की जगह ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये तुम्हें पता है कि ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार, और ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और प्लस में पानी बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये लवण बन गया और यहाँ पे पानी बन गया। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट और पानी का जो घोल है ये ना अम्ल है ना क्षार, अर्थात उदासीन है, अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आप बहुत सारे
उदाहरण दे सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के। तो ये एक प्रश्न तैयार हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो एक उदाहरण आप ये दे सकते हैं, दूसरा उदाहरण ये दे सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। अगला जो गुणधर्म है रासायनिक गुणधर्म, उसको हम आगे देख रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। कोई अम्ल है और उसमें हम धात्विक ऑक्साइड मिलाएं तो क्या कुछ होता है। तो इसके लिए इसमें भी क्या होता है, धात्विक जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले रखे है, कॉपर ऑक्साइड CuO लिया हमने, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में हमने कोई भी अम्ल, जैसे मान लो HCl मिला दिया, HCl मिलाने के बाद क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस में क्या बना H2O। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे आगे 2 लगा दें, तो ये बैलेंस हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना रहा है और पानी का निर्माण कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धात्विक जो ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाते हैं, मतलब क्या हुआ कि लवण बनाते हैं। क्योंकि लवण क्या होते हैं, क्लोराइड के रूप में हो सकते हैं, सल्फेट के रूप में हो सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रूप हो सकता है इनका, और साथ में पानी का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभिक्रिया आपको समझ आ गई। अब अगला जो रासायनिक गुणधर्म है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। अधात्विक ऑक्साइड मतलब जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, अधातु हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इनकी अभिक्रिया हम किसी भी क्षार के साथ कराएं तो क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हमने अभी ऊपर देखी थी। क्या देखी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया हमने ऊपर अभी देखी थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और पानी बनाता है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अधात्विक जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्षार था, है ना, और यहाँ पे हमें लवण प्राप्त हुआ। तो और जबकि लवण कब प्राप्त होगा, जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। अर्थात निष्कर्ष निकाल सकते हैं अधात्विक जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बच्चों, ये आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। ये हमने धातु और अधातु की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ करा के इनके विभिन्न गुणधर्मों को, रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ा। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पित्तल, तुम्हें पता है पित्तल क्या होता है, पित्तल कॉपर और जिंक मिला के, कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो एक मिश्र धातु बन जाती है जिसका नाम है पित्तल। तो पित्तल एक मिश्र धातु है। तो पित्तल है या तांबे के कोई भी बर्तन है, उसमें हम खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये इनके साथ अभिक्रिया करके
कुछ जो पदार्थ बनाते हैं वे पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अर्थात कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं। इसलिए हमें पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अम्लीय प्रकृति होती है खट्टे पदार्थों में, और अम्ल तांबे और पित्तल इन दोनों के साथ अभिक्रिया करके कुछ हानिकारक पदार्थ अर्थात लवणों का निर्माण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, अभी हमने पढ़ा। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। इस गैस की उपस्थिति कैसे जांच करेंगे? हम जलती तीली लेके जाएंगे और वे आवाज़ के साथ वो गैस जलती है, पॉपिंग साउंड के साथ ये गैस जलना स्टार्ट कर देती है, जिससे सिद्ध होता है कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तीसरा प्रश्न लेते हैं। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, धातु यौगिक है मतलब ए, उसके साथ हमने अम्ल के साथ रिएक्शन कराई तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती कौन बुझा देती? बताओ किसका गुण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक में से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए हम पहले लिख चुके हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, इसका मतलब यौगिक क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या मिलाया? HCl। क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन हम पहले ही संतुलित समीकरण पहले बता चुके हैं, आप संतुलित कर सकते हैं इसको, संतुलित नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2HCl और ठीक है, तो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 है। तो यहाँ पे इसको संतुलित करेंगे, कितना हो जाएगा? आप इसको करने की कोशिश करें। ऑक्सीजन 2, 3 है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बराबर हो गई है, कैल्शियम 1 है, तो ये समीकरण क्या होगा? संतुलित समीकरण है। अभी आशा करता हूँ बच्चों आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आसानी से आप इन तीनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको सारी बातें समझ में आ गई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपना प्यार भी प्रदान करके, लाइक करके प्यार प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर भी करेंगे, तो लाइक एंड शेयर इट। और अगले वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।